हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं और अदर न्यूज़पेपर से हमने आर्टिकल लिए हैं बहुत सारे। देखो, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो साइक्लोन के बारे में है। कैसे साइक्लोन जनरेट होते हैं, क्या रीज़न होता है साइक्लोन आने के पीछे, और अक्टूबर हीट से साइक्लोन कैसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, ये सब देखेंगे और देखेंगे साइक्लोन मिचांग ने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है चेन्नई में, और चेन्नई कोस्ट पर जो क्राइसिस इमर्ज होकर आया उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। अगला आर्टिकल जो हम देखेंगे वो होगा हमारा जीआई टैग के बारे में, और नेक्स्ट आर्टिकल एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हमारे द्वारा देखा जाएगा। देखो, फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल जो आया है इसमें बताया गया है साइक्लोन ट्रिगर रेंज ब्रिंग चेन्नई टू हाल्ट क्लेम्स 6 लाइव्स। मतलब 6 लोगों की मौत हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द हिंदू, और बहुत सारा ज्योग्राफिकल नुकसान देखने को मिला है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम साइक्लोन की पूरी जेनेसिस आज देख लेते हैं। देखो साइक्लोन 2 तरह के होते हैं, आप कभी भी याद रखोगे। एक साइक्लोन जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। आपसे कोई भी पूछता है तो साइक्लोन आप हमेशा 2 टाइप के बनाना, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है और फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाता है। फ्रंटल साइक्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रंटोजेनेसिस से बनता है। फ्रंटोजेनेसिस क्या होती है? जैसे क्या होता है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये 23 डिग्री एंड हाफ कह लो, ये 23 डिग्री एंड हाफ कह लो। अब यहाँ इसके बीच में जो साइक्लोन बन रहे हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएंगे, और इसके ऊपर जो साइक्लोन बन रहे हैं यहाँ पर ये कहलाते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? जब गर्म हवाएं ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ जाती हैं और ठंडी हवाएं क्या कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाती, तो 2 फ्रंट आपस में टकराते हैं। तो फ्रंट के टकराने से क्या होता है, एक एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है। इस सेक्शन में एक एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है, और इस एक्सट्रीम एनर्जी की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के साइक्लोन आते हैं। आप कभी भी याद रखना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इतना ज़्यादा घातक नहीं होता है जितना घातक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रंटोजेनेसिस से बनते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, एरिया बहुत ज़्यादा कवर करता है और क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। तो मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं। अब हम बेसिकली जो आज हमारे इंडिया में आया हुआ साइक्लोन है चेन्नई कोस्ट पर, साइक्लोन मिचांग, तो उसका हम देख लेते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। देखो, साइक्लोन का पहला मेन रीज़न क्या है, साइक्लोन क्या होता है, ये देख लो, लो प्रेशर सिस्टम ओवर वार्म वाटर। आप ये चीज़ यहाँ देख लो क्या होता है। जैसे ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है, ये कोस्ट है चेन्नई कोस्ट, अब ये बे ऑफ बंगाल है। अक्टूबर में क्या होगा, आपको पहले भी मैंने बताया है कि अक्टूबर क्या मानसून के बाद क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आने से पहले अक्टूबर हीट होती है। और अक्टूबर हीट का मतलब है वेदर कंडीशन एकदम क्लीन होती है, आसमान क्लियर होता है, बिल्कुल लगातार हीट डेवलप होती है। तो क्या होता है, इस एरिया में जो वाटर है, जो इस एरिया में सी है हमारा बे ऑफ बंगाल का, वैसे ये भी होता है गर्म, सभी होता है, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। आप याद रखना, जब कहीं भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो उस जगह पर लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लो प्रेशर एरिया का मतलब है वहाँ पर पार्टिकल्स कम होने लगेंगे, हल्के होने लगेंगे, प्रेशर कम होने लगेगा। उससे क्या होता है, जो वाष्प होती है वो ऊपर जाने लगती है। इसमें तो 3D स्ट्रक्चर है नहीं, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ऐसे ऊपर को जाने लगती है, आसमान की तरफ को, इधर को ऊपर को नहीं। ये तो नॉर्थन एरिया में जा रही है, मगर अगर वो देखा जाए तो ऊपर को जाती है, आसमान की तरफ। अब जब वो ऊपर को जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। अब कंडेंसेशन क्या करता है, यहाँ पर बादल क्रिएट करता है। यही जो बादल क्रिएट किया जाता है इसी को हम कहते हैं क्लोनोलम्बिस क्लाउड। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो क्लोनोलम्बिस क्लाउड होता है वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेन कराता है।
और यही क्लाउड की वजह से क्या होता है कि ये साइक्लोन कभी भी ख़त्म नहीं होता। देखो अगर आप साइक्लोन का सही से स्ट्रक्चर देखोगे तो साइक्लोन के बीच में आई होती है, ये आई हमेशा शांत रहती है। कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि अगर आई साइक्लोन के बीच में जो आई होती है वो बहुत ही स्टॉर्मी होती है और उसके बगल में एरिया शांत होता है, वहीं गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि आई बहुत शांत होती है और आई वॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी होता है। आप कभी भी देखेंगे, कोई भी साइक्लोन देखेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये साइक्लोन की जेनेसिस है, साइक्लोन के फॉर्म होने का तरीका है। अब आगे क्या देखो बताया गया हाई टेम्परेचर। अब देखो इन्होंने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा बताया कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर प्रेशर जो है कम होगा, मगर लो टेम्परेचर होगा, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात है। लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर विंड बनेगी। ठीक है, आप ये याद रखना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो दो गर्म और ठंडे फ्रंट बनते हैं तो उससे फॉर्म होता है। हमारे जो इंडिया रीजन में जो साइक्लोन आते हैं उसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, वो लो प्रेशर इस वजह से क्रिएट होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने के लिए अप्रॉक्स देखो 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। अब जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, बाष्प आती, बाष्प की वजह से कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की वजह से उसको रेगुलर मॉइस्चर मिलता रहता है और साइक्लोन बनता रहता है। आगे क्या बताया, लीडिंग टू अ लो प्रेशर एट सरफेस इट इज़ कवरिंग, मतलब जो क्या कहते हैं एरिया है उस पर लो प्रेशर बन जाता है और ये पूरी सरफेस को कवर करता है। डिप्रेशन और लो प्रेशर सिचुएशन, एयर राइजिंग बिलो एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्म। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या होता है, ये हमारा प्यारा पृथ्वी है, ये यहाँ पर हमारे इक्वेटर है और ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो जो साइक्लोन नॉर्थ की तरफ जाते हैं कह रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऐसे आप कभी भी देखेंगे, आप ज़रूर मैप देखिए कीजिए आईएमडी का, और एक मैं लिंक शेयर करूंगा उसमें केवल साइक्लोन दिखाता, वो लिंक आप ज़रूर देखना। और यही अगर जब साउथ एरिया में जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं ऐसे। तो यही चीज़ बताई गई है कि जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बोलते हैं लो प्रेशर एरिया को, वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है नॉर्थर्न हेमीस्फीयर पे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है साउथर्न हेमीस्फीयर पे। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई है कि कोरियोलिस फोर्स का बहुत महत्व होता है। देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है जो इक्वेटर पे तो जीरो होता है मगर पोल पे धीरे धीरे पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। तो यही कह रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स ही वन ऑफ द मेन रीजन होता है साइक्लोन के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने का। अब जब आप नॉर्थर्न एरिया में जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और जब हम साउथर्न एरिया में जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन यही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और उसे प्रॉपर साइक्लोन को मॉइस्चर मिलते रहना चाहिए। जैसे ही वो ज़मीन पर जाता है तो वो साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। देखो इन्होंने क्या बताया, इफेक्ट क्या बताया यहाँ पर, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड एंड लीड टू रेन, मतलब जो वाटर वेपर कंडेंस होती है तो वो क्लाउड फॉर्म करती है और रेन को लीड करती है। मोस्ट वल्नरेबल रीजन जो है बे ऑफ बंगाल रहा है अब तक, मगर ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है अरेबियन रीजन की तरफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। थ्रेट क्या है, इंडिविजुअल हज़ार्ड्स आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, फ्लड आते हैं। आप चेन्नई में देख ही रहे हैं, अगर आप चेन्नई साइक्लोन मोरांग की वीडियो देखेंगे तो आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हुआ है। कंडीशन देख लो, मैंने आपको बताया टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए बहुत लंबे समय तक। कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया, विंड वर्टिकल विंड मूव ऊपर को मूव करती हैं, प्री एग्जिस्टिंग विंग और बहुत पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होता है, धीरे धीरे वो साइक्लोन में इमर्ज हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बताई गई है, बताया गया है कि जो एनर्जी होती है
वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है और अब ऊपर जाते जाते वो कंडेंस होने लगती है। कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। ये क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेन प्रोवाइड करते हैं। यही रेन होती है जिसकी वजह से जो साइक्लोन है वो स्ट्रांग होता जाता है। जब तक ये रेन कट नहीं होगी साइक्लोन स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि एक तरफ आई पर उसके लो प्रेशर एरिया है, साइड में हाई प्रेशर एरिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हो जाता है। आगे क्या बात बताई गई है कि लैंडफॉल, जैसे लैंडफॉल किसे कहते हैं, ये यूपीएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूछता है साइक्लोन में लैंडफॉल क्या चीज़ होती है। देखो साइक्लोन में लैंडफॉल होती है जब साइक्लोन ज़मीन पर जाकर टकराता है तो मॉइस्चर उसे मिलना बंद हो जाता है। जब उसे मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे साइक्लोन बहुत सारा क्राइसिस इमर्ज करके डिवास्टेटिंग कंडीशन बनाकर ख़त्म हो जाता है। अब साइक्लोन जो ये साइक्लोन का एरिया है इन्होंने बताया 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, जो बता दिया मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। इसका डायमीटर देख लो, 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक हो सकता है। समझ रहे हो, मतलब दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से बरेली तक, मतलब लखनऊ तक तो नहीं, अगर आप दिल्ली से बरेली कभी गए हैं या दिल्ली से चंडीगढ़ गए हैं तो वहाँ तक का ये एरिया हो सकता है। ठीक है, और आई इसकी बहुत काम होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया, आई इसकी बहुत काम होती है। और जो सेंटर पे देखो ये जो सर्कुलेशन है, तो ये जो जब साइक्लोन बनता है तो यहाँ पर आई बन जाती है। ये आई बहुत काम होती है, इसमें मतलब कोई भी गतिविधि नहीं होती, मगर इसके बगल में जो आई वॉल होता है, ये आई वॉल बहुत स्टॉर्मी होता है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, 2250 किलोमीटर तक ये घूमता है। देखो साइक्लोन के हमने बेसिक देख लिए। अब साइक्लोन के बारे में दो ही चीज़ें बची हैं, साइक्लोन का नेम कैसे डिसाइड होता है, और इंडिया रीजन में साइक्लोन क्यों कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया रीजन में क्यों विली विली कहा जाता है साइक्लोन को, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि हम सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, देखो ये पुरानी न्यूज़ है, ये जो हेडलाइन है ये पुरानी है। इसमें 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लोग मांग रहे हैं, मतलब कुछ स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे हैं, हम उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते, जैसे उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसके पीछे मेन बहुत सारे रीज़न बताए गए, मगर वन ऑफ द मेन रीज़न होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, फाइनेंस बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि इसकी देखा देखी में अदर स्टेट जो हैं वो भी इसकी मांग करने लगते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। अब हम बेसिक्स देख लेते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या। कंटेक्स्ट तो देख लिया हमने, मगर कंटेक्स्ट एक्चुअली क्या है, रिसेंटली पेपर में ये आ रहा है, बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल भी करूंगा अगर मुझे हमारे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला। तो हम बेसिक्स देख लेते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। देखो एक्चुअली इसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। क्या हुआ था 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और नागालैंड को आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ज्योग्राफिकल बेसिस पर और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के बेसिस पर दिया जाता है। ज्योग्राफिकल बेसिस पर क्या, देखो ज्योग्राफिकल बेसिस का मतलब है कि आपका हिली ट्रेन तो नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज का क्या मतलब, आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है और गरीबी बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। इसका जो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो प्लानिंग कमीशन करता था पहले, अब मगर नीति आयोग के अंडर आता है। अब तक जो है 11 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा चुका है, जिसमें से आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। तेलंगाना न्यूएस्ट स्टेट है, वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा,
देखो 16 फाइनेंस कमीशन गठन होने वाला है। आपको फाइनेंस कमीशन का एक एक बेसिक्स मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, देर है हमारे यहाँ मगर अंधेर नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को और थ्री हिल स्टेट को, और सबसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लेना चाहिए। क्या रीज़न बताया? 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि टैक्स डिवोल्यूशन जो होता है वो बढ़ाया गया है केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेट को मदद प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब आप पैरामीटर देख लो क्या है। गार्डगिल फार्मूला कहते हैं इसे। देखो गार्डगिल एक कमेटी थी, उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए कुछ पैरामीटर प्रोवाइड किए थे। क्या आप इन्हीं लोगों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, जैसे हिली ट्रेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, और या फिर साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का क्या मतलब है? बॉर्डर एरिया होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए, और नॉन नेविगेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस होना चाहिए। मतलब फाइनेंस में भी स्टेट बहुत कमज़ोर होना चाहिए। ठीक है, अब सेंटर क्या है इसमें? देखो क्राइसिस कैसे इमर्ज होता है। सेंटर जो है अपने फंड का, आप यहाँ देखोगे सेंटर जो है ग्रॉस बजट का 30% तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट पर ही खर्च कर देता है। और क्या है, कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अनस्पेंड मनी लैप्स भी नहीं होती है। डज नॉट लैप्स का मतलब ये है, लैप्स हो जाएगी कोई भी मनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा वापस चला जाएगा। मान लो ये एक स्कीम की रामू ने स्टार्ट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो रामू को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने स्कीम स्टार्ट की आसाम में कि यहाँ के बॉर्डर एरिया में रोड बनाए जाएंगे, और रोड बनने के बाद जो रोड बनेंगे उस पर हम इजीली इकोनॉमिक वेलफेयरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। मगर क्या हुआ, स्टेट का जो पैसा था वो इसमें लगा ही नहीं, और 100 करोड़ रुपए बचे रह गए। तो 100 करोड़ बचे रह गए तो लैप्स होने का मतलब है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस चले जाएंगे। मगर डज नॉट लैप्स का मतलब है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस नहीं जाएंगे, यहीं स्टेट में पड़े रहेंगे। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ बताई गई है। और बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में, ये तो मैंने बता ही दिया। 30% बजट का, ग्रॉस बजट का इस पर खर्च होता है। ठीक है, और इंक्रीज बर्डन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो केरला से रिलेटेड है। 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को केरला में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। देखो इसके नाम लेने में मुझे दिक्कत हो सकती है। अगर नाम लेने में कोई दिक्कत होती है, ज़बान में प्रॉब्लम होती है लेने में, तो मुझे आप माफ़ कर देना, मगर मैं कोशिश करता हूँ। अत्ता पैडी अत्तू कम्बू अवारा, अत्ता पैडी अत्तू कम्बू अवारा ये है, ये बीन्स होती हैं, अत्ता पैडी अत्तू कम्बू अवारा। ठीक है, अत्ता पैडी थुवारा क्या होता है? ये बीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तेल उल बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा इनमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं। ओनातुकारा इलोरू, ये देखो सीसेम होता है, सीसेम बीज टाइप में। ठीक है, ओनातेरू इलोरू। और कंथालोरू, वत्तावड़ा, वेल्लुथुल्ली पता नहीं, एक तरह की शायद जिंजर है, क्या है ये? सीसम, गार्लिक, हाँ गार्लिक है ये गार्लिक है। गार्लिक मतलब वही जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन में। ठीक है, ये गार्लिक है, वेल्लुथुल्ली। और कोडुंगालूर पोत्तुवेलेरी क्या है? ये एक तरह का फ्रूट है जो होता है गर्मी के टाइम पर केरला में। आप ये सब चीज़ें ध्यान से देख लो। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अत्तापैदी ओत्तुकुम्बू अवारा क्या है? बीन्स है, इसमें एंथोसाइनेसिस कंटेंट होता है। ये हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और अत्तापैदी थुवारा क्या है? रेड ग्राम है, मैंने आपको दिखाया। सीड्स होते हैं वाइट कोटेड। ठीक है, उनतारू कारा इलोरू सीसम है। सीसम क्या होता है? सीसम एक छोटा सा पेड़ होता है, उसका ऑयल जो होता है यूनिक हेल्थ बेनिफिट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, कंथालूर वत्तावड़ा वेल्लुथुल्ली गार्लिक होता है। ये गार्लिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे किचन में। और पोत्तुवेलेरी क्या है? स्नैप मेलन है। ठीक है, स्नैप मेलन क्या है? ये एक तरह का मेलन है जिसे हम खाते हैं गर्मी में, और विटामिन सी बहुत होता है। अब आप देख लो जीआई टैग क्या होता है। देखो जीआई टैग क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। मान लो जीआई टैग मिला दार्जिलिंग टी को, सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था, आप याद रखना, दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग टी को जो जीआई टैग मिला है, ये जो जीआई टैग है दार्जिलिंग टी जो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये एक स्पेशल कैटेगरी के एरिया में होती है। मान लो ये टी है,
स्पेशल कैटेगरी। अब मैंने क्या किया, यूपी में कोई एक कंपनी खोली और उसका नाम रख दिया दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी। और मैंने कहा ये दार्जिलिंग टी ब्रांड है, मगर लोगों को लगा कि यही ब्रांड सेम जो है दार्जिलिंग टी है, मगर नहीं, कन्फ्यूज़न हो गया। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ला दिया कि भाई जीआई टैग जिसे मिलेगा उसका नाम कोई नहीं रख सकता, उसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए जीआई टैग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जब जीआई टैग का महत्व बढ़ जाता है तो स्पेशल कैरेक्टर ओरिजिनेट होते हैं इसमें, और ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ये पाया जाता है। देखो जीआई टैग से रिलेटेड एक्ट आया था 1999 में, जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन है। ये जो बेटर प्रोटेक्शन करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, और रिलेट करता है गुड्स जो इंडिया में है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है उसका मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है कि उसको प्रोटेक्ट करना ज्योग्राफिकल एरिया में जो है, और वहाँ की एरिया को प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करना। ये गवर्न किया जाता है और डायरेक्ट किया जाता है। WTO का एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स, जिसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लोगों के द्वारा खोजा गया है, तो इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइमरी इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा इसमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं होते, मगर आप देखेंगे कई सारे आंध्र प्रदेश के खिलौने हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। यूपी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैड बनती है यूपी में, मिर्ज़ापुर आपने मूवी देखी है तो मिर्ज़ापुर की मैड बहुत फेमस है। तो ऐसी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, वैलिडिटी जो होती है जीआई टैग की 10 साल होती है, और 10 साल बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। सिग्निफिकेंस क्या है, एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल, मतलब कोई भी, मैंने आपको बता ही दिया दार्जिलिंग का एग्जांपल देकर कि कोई भी कंपनी इसे सेल नहीं कर सकती है, कैन नॉट, और कोई भी पर्सन इसे बना नहीं सकता। ये लीगल प्रोटेक्शन होता है, और इसमें अगर कोई अनऑथराइज यूज़ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जीआई टैग से क्या यूज़ होता है, इसमें एक्सपोर्ट में भी बेनिफिट होता है। यही सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जीआई टैग के बारे में। कुछ जीआई प्रोडक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, तंजावुर पेंटिंग, कश्मीरी सेफ्रॉन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपका टेलीग्राम पर मैसेज नहीं जा रहा है तो हम आपसे यूट्यूब पे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। आपको कोई गाइडलाइन चाहिए प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू।